नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। पीएम मोदी ने गुरुवार शाम एयरफोर्स स्टेशन पालम पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का खास अंदाज में स्वागत किया। ये पुतिन की यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार भारत यात्रा है। दुनिया इस दौरे पर नजर रखे हुए है क्योंकि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप शांति प्रयासों में सक्रिय दिख रहे हैं। पीएम मोदी ने पुतिन का स्वागत करते हुए कहा, मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत। भारत रूस दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है और हमारे लोगों को बहुत फायदा पहुंचाया है। जिसके बाद पुतिन का पहला कार्यक्रम मोदी के आधिकारिक आवास पर निजी डिनर रहा। पुतिन को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। इसके बाद वो राजघाट जाएंगे और महात्मा गांधी के समाधि पर श्रद्धांजलि देंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत पहुंचने के बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें रूसी भाषा में लिखी गई गीता की कॉपी भेंट की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में लिखी गई गीता की एक प्रति भेंट की। गीता की शिक्षा दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। इंडिया टुडे से बात करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत और चीन के बीच जो भी तनाव है, रूस खुद को उन विवादों का पक्षकार नहीं मानता है। पुतिन ने साफ कहा कि भारत और चीन दोनों हमारे सबसे करीबी दोस्त हैं और रूस को उनके आपसी मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने दोहराया कि ये पूरी तरह भारत चीन का द्विपक्षीय मामला है और रूस इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर अमेरिका रूस से ईंधन खरीद सकता है तो भारत क्यों नहीं। इंडिया टुडे से बात करते हुए पुतिन से जब पूछा गया कि ट्रंप के उस बयान पर क्या कहेंगे जिसमें भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने पर सवाल उठाया गया था, पुतिन ने जवाब में कहा कि अमेरिका खुद रूस से न्यूक्लियर फ्यूल यानी यूरेनियम खरीदता है जो उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका को हमारा फ्यूल खरीदने का अधिकार है तो भारत को भी वही अधिकार होना चाहिए। भारत और रूस के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर की तैयारी के बीच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को रूस के आर्थिक विकास मंत्री मैक्सिम रेशेतिनकोव से मुलाकात की। ये बैठक पुतिन की भारत यात्रा के दौरान हुई जिसमें दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीयूष गोयल ने एक्स पर लिखा कि ये एक उत्पादक और सकारात्मक बैठक रही। दोनों नेताओं ने खाद्य और कृषि, फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। वहीं भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री के साथ भी अहम बैठक की। दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग कैसे बढ़े इस पर विस्तार से चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेनी सैनिकों को पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र से पीछे हटना होगा। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन ऐसा नहीं करता है तो रूस वहां कब्जा कर लेगा। पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के किसी भी समझौते को खारिज कर दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने यह बात गुरुवार रात भारत पहुंचने के बाद कही। उन्होंने इंडिया टुडे से कहा, या तो हम इन क्षेत्रों को बलपूर्वक मुक्त कराएंगे या यूक्रेनी सैनिक इन क्षेत्रों को छोड़ दें। बता दें, रूस का डोनबास के करीब 85% हिस्से पर नियंत्रण है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने क्षेत्र छोड़ने से इनकार कर दिया है। पुतिन की यह टिप्पणी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी शांति योजना पर चर्चा कर रहे उनके वार्ताकारों का मानना है कि रूसी नेता युद्ध समाप्त करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को साफ कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ का काम नहीं संभाल पाने वाले कर्मचारियों की जगह नए कर्मचारियों की व्यवस्था करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बीएलओ कर्मचारियों की परेशानी के कारण एसआईआर की दूसरी फेज वाली प्रक्रिया रुक नहीं सकती। ये प्रक्रिया चुनाव आयोग 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चला रहा है। सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मालिया बागची की बेंच ने कहा कि बीएलओ बने राज्य कर्मियों का कानूनी कर्तव्य है कि वो वोटर्स को एनुमरेशन फॉर्म बांटे। राज्य सरकार चाहे तो अतिरिक्त कर्मचारी तैनात कर सकती है ताकि बीएलओ का काम का बोझ कम हो सके। बीएलओ की कठिनाइयां दूर करना राज्यों का दायित्व है। भारतीय रुपए की गिरावट आज भी जारी है। आज शुरुआती कारोबार में 28 पैसे गिरकर रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर 90.43 पर पहुंच गया। इसी के साथ एक अमेरिकी डॉलर का भाव 90 रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं इस गिरावट पर विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है।
कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्व सीईओ उदय कोटक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्स पर बुधवार को लिखा, रुपया अब 90 पार है। इसकी मुख्य वजह भारतीय शेयर बाजार में विदेशी बिकवाली है, चाहे वो एफपीआई हो या फिर एफडीआई के तहत प्राइवेट इक्विटी। संसद ने गुरुवार को एक अहम बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर अब ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। ये नया टैक्स तब लागू होगा जब जीएसटी मुआवजा सेस खत्म हो जाएगा। गुरुवार को राज्यसभा ने इस बिल को पास करके लोकसभा को वापस भेज दिया, जिससे ये प्रक्रिया पूरी हो गई। लोकसभा ने सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 को बुधवार को ही पास कर दिया था। देश भर के एयरपोर्ट पर अफरा तफरी जारी है, क्योंकि इंडिगो की उड़ानों में देरी गुरुवार तक बढ़ती गई। हालात इतने बिगड़ गए कि एयरलाइन को सैकड़ों फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। इंडिगो की गड़बड़ी की वजह से दूसरी एयरलाइंस की उड़ानें भी प्रभावित हुई, क्योंकि इंडिगो के विमान पार्किंग में कब्जे में रखे हुए थे और पर्याप्त क्रू उपलब्ध नहीं था। पीटीआई के मुताबिक इंडिगो ने 550 से ज्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ नियुक्त कर दिया। ये नियुक्ति 5 साल के कार्यकाल के लिए होगी। यह फैसला प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से भेजी गई सिफारिश पर लिया गया। अब तक आसिम मुनीर आर्मी चीफ थे। नए सिस्टम में सीडीएफ देश की सेना का सबसे बड़ा सैन्य पद होगा। पिछले महीने पाकिस्तान संसद ने 27वां संशोधन संविधान का किया था पास, जिसके बाद सीडीएफ का पद बनाया गया। इसका उद्देश्य संकट के समय एकजुट कमान और तेज फैसले लेना बताया गया। इस नए पद के साथ ही चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का पद खत्म कर दिया गया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.